हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में पटवारी का नोटिफिकेशंस आ गया है और भी बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं उनके नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और लगातार आएंगे भी। तो उन सभी के में विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। विज्ञान से संबंधित प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज हम विज्ञान से संबंधित भाग कोशिका को आज डिस्कस करने वाले हैं। कोशिका एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इससे संबंधित प्रश्न बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आज कोशिका को समझेंगे। कोशिका क्या है, कोशिका की क्या संरचना है, क्या अंग हैं और उनके क्या कार्य हैं। इसके बाद हम इससे संबंधित जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बने हैं उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस पार्ट से किस तरह से प्रश्न बनते हैं। और इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी प्रश्न हमारा नहीं छूटने पाए। सभी प्रश्न लगभग हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा की सेलुला से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो एक कोशिकी अमीबा हो या बहुकोशिकी इंसान हो, हर एक जीव कोशिका से ही बना होता है। कोशिका जो है सभी सजीवों के क्रियात्मक और संरचनात्मक यूनिट है, इकाई है, और इस यूनिट में स्वतः जनन करने की क्षमता है। और जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें निर्माण और डिस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं और फिर उन ऊतकों से जो है शरीर के अंगों का निर्माण होता है। और इस तरह से जो अंग हैं वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और जो ये कोशिका विज्ञान है, इस विज्ञान को इंग्लिश में साइटोलॉजी कहा गया है। वैज्ञानिक रॉबर्ट कुक ने जो है कोशिका की खोज की है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, कई बार सीधा प्रश्न बन जाता है कि कोशिका की खोज किसने की है, तो रॉबर्ट कुक ने की है। ठीक, अब हम देखेंगे इसका जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो शुल्ज एक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब हम आते हैं कोशिका की संरचना पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कोशिका की संरचना। ये जो कोशिका है ये पादप कोशिका है और एक ये जो कोशिका है ये जंतु कोशिका है। दोनों ही कोशिकाओं में कुछ अंतर है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। इनका जो आकार यहाँ पर दे रखा है, ये आकार हमेशा एक से नहीं रहते। इनमें कभी ये सर्पिल भी हो जाते हैं, कभी अंडाकार भी होते हैं, मतलब इनकी आकृति अलग अलग हो सकती है। तो कोशिकाओं के ऊपर एक कोशिका झिल्ली होती है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये जो है कोशिका झिल्ली है और इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इंसान के अंदर सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ये आप ध्यान रखें, प्रश्न बनता है कि इंसानों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो तंत्रिका कोशिका होती है। और इसी तरह यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, ठीक है। तो कोशिकाओं के जो ये कई प्रकार के अंग भी होते हैं, यानी कि जैसे इंसानों के अंग होते हैं उसी तरह जो कोशिका है सबसे छोटी इकाई है। इस छोटी से छोटी इकाई के भी बहुत से अंग होते हैं जिनको कोशिकांग कहते हैं। तो चलिए अब हम इनके अंगों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कोशिका भित्ति, ये जो यहाँ आप देख रहे हैं कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में यह भित्ति नहीं पाई जाती है। ये बहुत कठोर होती है, मजबूत होती है और इसमें छेद होते हैं, ठीक। ये सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी होती है। दूसरी होती है कोशिका झिल्ली, जो आप ये यहाँ देख पा रहे हैं। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये जंतु कोशिकाओं में पहली होती है और पादप कोशिकाओं में दूसरी, ठीक है, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और पादप कोशिकाओं में जो है ये दूसरी परत होती है कोशिका झिल्ली। सबसे पहली परत ये जो है कोशिका भित्ति होती है और दूसरी कोशिका झिल्ली होती है। ये जो झिल्ली है ये लिपिड या प्रोटीन की बनी होती है और ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जो कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले जो पदार्थ हैं उनको डिसाइड करती हैं, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है जीवद्रव्य। जीवद्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है,
ये जो जीव द्रव्य है ये पृथ्वी पे मिलने वाले जितने भी जीव हैं सभी में यह पाया जाता है। ठीक है, कोशिका का जो सारा द्रव्य होता है वो ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये जो पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये सब ये जीव द्रव्य ही है। तो ये जो जीव द्रव्य है ये कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में होता है और सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं जितनी भी होती हैं वो इसी जीव द्रव्य के अंदर होती है। जीव द्रव्य का भी स्वतः ही जनन होता है और पुराने जीव द्रव्य का विभाजन होकर नया जीव द्रव्य बन जाता है। इसमें 60 to 70% जल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछा गया था कि जीव द्रव्य के अंदर कितने % जल होता है, तो 60 से 70% जिसके अंदर जो है जल होता है। अब जो ये जीव द्रव्य होता है इसके अंदर क्रोमोसोम्स भी होते हैं, केंद्रक भी होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये केंद्रक है, और माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और मिजोसोम, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, लवक, तारककाय, गोल्जी काई, गोल्जी काई यहाँ पे आप, ये रहा गोल्जी काई। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। ये जो केंद्र की हम बात कर रहे हैं, इस केंद्र में प्रोटीन और डीएनए होता है। इसमें भी आप ये ध्यान रखिएगा कि कई बार पूछा गया है कि केंद्र के अंदर क्या होता है, तो प्रोटीन और डीएनए होता है, या डीएनए कहाँ होता है, तो केंद्र के अंदर होता है, जिनको जो है संयुक्त रूप से क्रोमेटिन कहते हैं। यानी कि ये जो केंद्र के अंदर पाया जाता है प्रोटीन और डीएनए, इनको दोनों को मिलाकर क्रोमेटिन कहते हैं। और गुणसूत्र का जो निर्माण है, क्रोमोसोम्स का निर्माण है, वो इसी के अंदर होता है। केंद्रक में जो है गोल रचनाएं होती हैं जिन्हें केंद्रिका भी कहते हैं। छोटी छोटी गोल रचनाएं होती हैं, इनको केंद्रिका कहते हैं। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये राइबोसोम जो है यहाँ पर है, ये जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये इस पर प्रश्न बना है कि प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, ये राइबोसोम जो है इनमें से क्या काम करता है। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जो ये गोल्जी काई है, ये गोल्जी काई जो है सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये छोटी छोटी नलिकाएं दिख रही हैं। और इनको जो है ट्रैफिक मैनेजर कहा जाता है। ट्रैफिक मैनेजर क्या काम करता है, किसको अंदर आने देना है, किसको जाने देना है, ट्रैफिक कंट्रोल का काम करता है। तो गोल्जी काई जो है वो ट्रैफिक मैनेजर इसको कहते हैं। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो संरचना है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये जो है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एमपीपीएससी में भी पूछा गया है और भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ पर कोशिका का श्वसन होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। कोशिकाओं का श्वसन कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। अब लवक केवल जो है वो पादप कोशिकाओं में ही होता है। जो ये जंतु कोशिकाएं होती हैं उसमें लवक नहीं पाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोशिका से संबंधित, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है साइंस का और इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में बनते हैं। एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट भी करते चलिएगा आप चाहें तो लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उसमें लवक नहीं पाया जाता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो वो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कौन करता है, तो हरित लवक जो होते हैं ना, वही प्रकाश संश्लेषण का कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है और फिर उसके द्वारा जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, तो कोशिका विभाजन, अब जो कोशिकाएं जो विभाजित होती हैं, नई भी बनती हैं, पुरानी डिस्ट्रॉय भी होती हैं, तो ये सब काम तारककाय का होता है। ठीक है, जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये रहा तारककाय, ये आप देख पा रहे हैं। ये जो तारककाय होता है ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में ये तारककाय नहीं पाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कोशिकाओं में विभाजन का काम तारककाय के द्वारा होता है और ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में यह नहीं पाया जाता है। ठीक, अब रिक्तिकाएं या रसधानी, जिनको वैक्यूल भी कहा गया है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये रिक्तिकाएं। ठीक।
ठीक, मुख्यतः ये पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में गोल खोखली संरचना के रूप में ये होती है। ये जितना भी ये कोशिका द्रव्य है अंदर, इसके अंदर ये जो है ये पाई जाती है खोखली संरचना के रूप में। ठीक, तो ये मेजर जो पार्ट्स थे उनके बारे में हमने अब देखा है। अब हम बात करेंगे, दोनों ही में आप देख सकते हैं, गाल्जी का इसमें भी है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी है। कोशिका भित्ति जो है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसके बाद तारकाय जो है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोनों का ही, और ताकि आप इसको बार बार रिवाइज करके याद रख सकें। अब हम देखेंगे कोशिकाओं के प्रकार। तो कोशिकाएं जो हैं वो दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो होती हैं वो पादप और जीवों में पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक विषाणु और जीवाणु में, इन बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें पाई जाती हैं। इनमें जो है प्रोकैरियोटिक जो है वो एक कोशी जीवों में मुख्यतः पाए जाते हैं। इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होते हैं। केंद्रक की जगह इनमें क्या होता है, केंद्राभ होता है, जो कि जीव द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। जीव द्रव्य जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो जीव द्रव्य है पूरा यहाँ भरा हुआ है, इसके अंदर ये फैले हुए रहते हैं प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, तो इस प्रकार की कोशिका जीवाणु और शैवालों में मिलती है, और इनमें अनुवांशिक गुण जो होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अनुवांशिक जो गुण होते हैं वो। दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल, जो पादप और जीवों में पाई जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि पादप और जीवों में यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, और प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं वो विषाणु और जीवाणुओं में पाए जाते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का जन्म होता है, और इसे कोशिका का स्वतः जनन या कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन को कोशिका चक्र के नाम से भी जाना जाता है, और ये 3 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहले असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मतलब विषाणुओं और जीवाणुओं में। तो समसूत्री विभाजन जो है वो कायिक कोशिकाओं में होता है, और इसमें जो है कोशिका विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या जो है वो समान बनी रहती है। समसूत्री विभाजन की अगर हम बात करें तो समसूत्री विभाजन जो है वो 5 फेज़ में होती है, जिनमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। अर्धसूत्री विभाजन मनुष्यों की जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, तो ये जो है कोशिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। अब जैसा कि पहले भी बताया था कि आज हम इस टॉपिक में कोशिकाओं को कोशिका के जानने के बाद इससे संबंधित प्रश्न भी देखेंगे। इससे पहले कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहते हैं। जैसा आपको बताया था कि जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने की है, और केंद्रक के अंदर ही जो है वो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो है उनको जिसमें जो कि अनुवांशिकी के वाहक होते हैं, और इसके अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए जो है इससे किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है, और उससे संबंधित जो है कोशिका चैप्टर पढ़ने के बाद अब हम इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सेल कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था? तो रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले कोशिका का नाम दिया था 1965 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है या अलग करती है? तो कौन सी कोशिका है? तो वो है सेंट्रियोल। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? यानी कि राइबोसोम जो है कोशिका में क्या काम करता है? तो जैसा कि हमने कोशिका को पढ़ा था, तब हमने देखा था कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में
प्रोटीन संश्लेषण का काम नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का पावर हाउस है, और यदि यह काम करना बंद कर देगा तो भोजन का जो ऑक्सीकरण है वो नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर है भोजन का ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो इसका सही आंसर है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन गया था, ने देखा था। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल का सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं? दोनों के स्ट्रक्चर बताए थे आपको। पादप कोशिकाएं जो होती हैं उसमें सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति एक मजबूत भित्ति होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका सेल को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। क्या चीज़ है जो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? तो इसका भी जो आंसर है वो कोशिका भित्ति ही है, सबसे बाहरी परत है, ये इसको एक आकार प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। कोशिका भित्ति जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिकी श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? कोशिकी श्वसन का सक्रिय स्थल का क्या है? तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कोशिकाओं का सक्रिय श्वसन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णीय लवक जो है मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है जड़ों की कोशिकाओं में। कहाँ पाए जाते हैं? तो जड़ों की कोशिकाओं में। अगला हमारा प्रश्न है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो इनको आकर्षक रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाता है, इनमें से कौन? तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, कोशिका की आत्महत्या थैली क्या है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अंतःप्रदवी जालिका। क्या कहा जाता है? अंतःप्रदवी जालिका। अगला हमारा प्रश्न है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल जो है वो राइबोसोम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। तो लाइसोसोम में ऐसा क्या पाया जाता है जो जीवद्रव्य को घोल भी देता है और उसको नष्ट भी कर देता है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोलाइट एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ। 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल। क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जल। जल जो है वो कोशिकाओं में 80% से ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से के बने हुए होते हैं? तो स्लाइडेन एंड श्वान, ये जो दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने यह अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव जो हैं वो कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। अगला प्रश्न है,
किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका को पशु कोशिका यानी एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इस तरह ये 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 20 क्वेश्चंस और हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और तो इसी तरह आप जो है हर एक चैप्टर को पढ़ें और पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएं। इससे आपको चैप्टर अच्छे से याद रहेगा, क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझ में आएगा और एग्ज़ाम में जब ये प्रश्न बनेंगे तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। थैंक यू।